चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू दोज डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में, है किसी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन ये अपन को जानकारी देता है। These statement present the profitability and financial position of business of a company। किसी भी बिजनेस है जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है इसके बारे में बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द समरी ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या समरी है अकाउंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा नॉलेज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितना क्या प्रॉफिट हुआ इसके बारे में नॉलेज होती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता है, जब आपने इन्फॉर्मेशन से आपने देखा कि आपके पास कितने कैसे रिसोर्सेज हैं, तो अब आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे उसकी आपको पूरी जानकारी मिलती है ना, कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करना है, तो इफेक्टिवली आप उसको यूज़ करते हो। हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है कि कितना आपके पास कैश है, सबसे मतलब फ्लुएंटली अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए, और कहाँ से आपके पास कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ कैश जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका कैश फ्लो कितना सही चल रहा है। हेल्प्स इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या आता है, आप अपने बिजनेस के 2 पीरियड्स के, मतलब पिछले साल के इन अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हो, है ना। उससे आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। और आपको जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही है उसके बारे में, कैसी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। टू नो द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो भी प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है उसको आप कितने सही तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं और कितना आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये सब उस पर पता चलता है, ठीक है ना। अब नेचर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। दे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द फिगर्स एंड रिलेटेड टू मनी। फिगर्स में रहते हैं, मनी से रिलेटेड रहता है। दे आर फॉर द पीरियड विच इज़ ओवर बट थ्रू दैम एस्टिमेशन कैन बी मेड फॉर द फ्यूचर। अब वो पीरियड के रहते हैं जो हो चुके रहते हैं, पर उनके द्वारा अपन फ्यूचर में एस्टिमेट्स कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? सिंप्लिसिटी। आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सप्लेनेटरी मैनर्स होने चाहिए कि हर चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करें। कंपेरेबिलिटी में अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट प्रॉपर बेस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। अब वो प्रॉपर बेस देती कि आप उसको इजीली किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकें, ठीक। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीटनेस मीन्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि सही जो वो मतलब सही इन्फॉर्मेशन जो वो देना चाहता है वो दे। अंडरस्टैंडेबिलिटी में फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। जो फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। दे शुड बी सो ईजिली अंडरस्टैंडेबल डेट नॉर्मल पर्सन में ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड टेक्स डिसीजन। इतना इस आसान होना चाहिए कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी देख के आसानी से समझ में आए और जो भी डिसीजन लेना चाहे वो डिसीजन ले ले, ठीक है ना। अब रिलेवेंस में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट द्वारा पूरा आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा वो चिट्ठा खोल देता है ना, कि कैसा क्या है इसमें। अगर कुछ इसमें मिसलीडिंग्स करनी, कुछ गलत चीज़ें, तो वो भी सब उसमें पता चल सकता है, पूरा रिलेवेंस है, ठीक है। एनालिटिकल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एनालिटिकल, दे शुड बी एलिजिबल फॉर एनालिसिस, फैक्ट्स गिवन। टाइमली होना चाहिए, मतलब हर साल के आखिरी में अपन इसको बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, भाई हर चीज़ साफ साफ शो करें, ठीक है। ये हो गया। अब यूटिलिटीज़ क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? फर्स्ट है टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा देता है? इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं कंपनी का। दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शेयर होल्डर को क्या पता चलता है कि इस बिजनेस की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है, कितना अच्छे से कमाता है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स पे, डिवेंचर होल्डर कैन असेस द सेफ्टी ऑफ द रिसीविंग इंटरेस्ट। अब वो ये देखते हैं कि हमको सेफली हमारे इंटरेस्ट, हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनको ये एम रहता है ना, इनको एम रहता है कि प्रॉफिट सही मिलेगा कि नहीं। इनका एम रहता है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो हमको टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें हमारा इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेफ्टी देखते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए पीपल इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट कैन गेट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
रिलेटेड टू डिविडेंड। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनने इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं कि हमें बाकायदा हमें डिविडेंड प्रॉफिट ये सब हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर्स है ना मार्केट वैल्यू पे जो भी है। और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज लिंक विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम्प्लॉयज़ का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ होगा। सैलरीज और बोनस एम्प्लॉयज़ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, और उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स के चलते हैं ऐसा मिलेंगे कि नहीं। बैंकर्स को क्यों इसका ज़रूरत है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये देखा जाता है ये इफिशिएंटली लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, इनकी कितनी क्रेडिट एनालिसिस है, ठीक है। तो ये सब देखते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, है ना, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखते हैं कि इनका कितना ये लोग ये टैक्स दे पाएंगे इस तरीके से फॉर सेबी मैनेजमेंट और अपने बिजनेस क्रेडिटर्स है। अब लिमिटेशन क्या होता है, लैक प्रीशियंस में फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विद हाई प्रीशियंस। मतलब जो हाई तरीके मतलब सही तरीके से वो उसमें प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन एंड सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स को इग्नोर किया जाता है। बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट पे बेस्ड होता है, फ्यूचर के बारे में नहीं देखता है ना। विंडो ड्रेसिंग में आप चाहें तो ऑडिटर से उसको थोड़ा लिपापोती मतलब सही चीज़ दिखे इस वजह से आप उसको विंडो ड्रेसिंग कराते हैं, एक्चुअल चीज़ शो नहीं करते हैं, है ना, गलत चीज़ शो करना अच्छा दिखे ताकि। लिमिटेड स्कोप में देयर इज़ अ वाइड इफेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑन द बिजनेस बट नो एंट्री इज मेड फॉर देम। अब देखो उसमें कई इफेक्ट होते हैं सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के, पर उसमें कोई एंट्री नहीं होती, बस उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ही रखा जाता है, इसलिए इसका स्कोप क्या है, बहुत लिमिटेड है, टाइम पीरियड लिमिटेड रहता है, ठीक है। पर्सनल कंक्लूजन, नॉट शोइंग प्राइस चेंजेस, जो भी प्राइजेस चेंज होते हैं ये इसके बारे में शो नहीं करता है। अब अपनी आती बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो देखो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में अपने दो अकाउंट्स, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं कंपनी में। फर्स्ट होता है बैलेंस शीट, नेक्स्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने जो बैलेंस शीट बनी थी पार्टनरशिप में वो अलग बैलेंस शीट है, ये कंपनीज अकाउंट में ऐसी बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है, ठीक है ना, जिसमें फॉर्मेट ये रहता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, जिसमें करेंट ईयर का और फिर इधर पे करेंट ईयर जो अपना प्रीवियस चल रहा है साल वो, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट्स लिखा जाता है। बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसके अंदर आता है अपना शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर अपने आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। फिर अपनी करेंट लाइबिलिटीज़ आती है जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। फिर अपना एसेट्स आता है, इसमें भी अपने लाइबिलिटीज़ इक्वल होते हैं एसेट्स के। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिर करेंट एसेट्स आते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये अपना होता है बैलेंस शीट कंपनी का। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए बैलेंस शीट को बनाने के लिए। सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स कंसीडर करंट और नॉन करंट व्हेन द सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जब इस क्राइटेरिया को जो भी फॉलो करता है फिर उससे देखा जाता है कि वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड सच एज कंजम्पशन। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स एक साल को बोल जाए, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर 12 से 13 महीने के अंदर वो कम से कम वो क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। इट हेल्प्स इन प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ट्रेडेड मीन्स उसको बेचने के लिए, उसका प्राइमरी पर्पस उसको बेचने के लिए बनाया गया हो या खरीदा हो। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कम से कम 12 महीने के अंदर वो खत्म हो जाए, ठीक है। इस तरह और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश। एसेट्स लेके आना, प्रोसेस करके बेच के उससे कैश में बदल लेना, कैश में रियलाइज करना। तो ऑपरेटिंग साइकिल वही होता है, उसको इज अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन, एसेट्स को एक्वायर करके उसको प्रोसेस करके उसको बेच के कैश रियलाइज करने से जो समय रहता है उसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे आप इन्हें दिया है कैश और बैंक दिया है, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में 6 महीने के अंदर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को 3 साल तक बेच, मतलब 3 महीने तक बिका नहीं वो, उसके बाद फिर उसको क्रेडिटर्स को दिया, फिर वो बिका तो फिर वो कैश में कन्वर्ट हुआ, फिर से कैश में आया ना। तो 1 साल के अंदर देखो वो कन्वर्ट हो गया, रॉ मटेरियल प्रोसेस होके
रॉ मटेरियल क्या है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स बन के कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अपना ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है 1 साल का, 12 से 13 महीने का हमने बताया। करंट लायबिलिटीज़ वही है जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो सेटल हो जाए है ना, उनको करंट लायबिलिटीज़ बोला जाता है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जिन पे अपन को पैसे भी रिसीव होने वाले हैं ना, अब उसके अंदर 2 आइटम्स आते हैं, सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल। उसी तरह ट्रेड पेबल्स होते हैं जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं जिसमें आपको पे करना है। ठीक है, अब इनने बैलेंस शीट को अच्छे से समझाया है, तो वही क्या क्या इसमें हट जाते हैं यही इनने बताए हैं। तो इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बैलेंस शीट ये है कि अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए बैलेंस शीट। अभी एसेट्स में आप देख लो कितने नॉन करेंट एसेट्स में फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसको आप इजीली देख सकते हैं ना, जिससे उसमें आता है फिक्स्ड में भी टेंजिबल है, टेंजिबल में है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, प्लांट्स, मशीनरी। इंटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, ये सब आते हैं। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में इतने सारे टाइप्स हैं, तो ज़्यादा इसको सब देखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे इन्हें दिया है, समझाया है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब एक अपना आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट दिया है जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको नेट सेल्स भी बोला जाता है, अदर इनकम, ठीक है ना, इस तरीके से आता है ये। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बस आप इसको इतना ध्यान रखना, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन दिए ना, इनने ये आइटम्स दिए हैं और आपको बताने कि किस हेड्स में ये आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करके देखिए। जैसे ये दिया है अंडर व्हाट हेडिंग्स ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के किस हेडिंग्स में ये शो होते हैं, तो आपको वही बताना है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड में आता है, और हेडिंग शेयर होल्डर और सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरीके से। कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आते हैं, सदर सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी, इस तरीके से। ये देखो ये वाला प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ये सब किस में आता है, हेडिंग्स बतानी है आपको। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताना है 5। ये इस तरीके क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्वेश्चन भी हैं तो सिंपल ऐसे ही हैं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हेडिंग्स वाले सिंपल, अभी इसमें बनाना बताया कि कैसे बैलेंस शीट अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही था।